हरा चुका था। इसके बाद जॉन ने दूसरे एरिया के अंदर एंटर किया था जहाँ पे जॉन ने काफी सारे टेस्ट क्रॉस किए थे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग देख चुके हो। टेस्ट क्रॉस करने के बाद बंदा आखिरकार वहाँ से एक बॉक्स पाता है जो कि ऑब्वियसली उसका चांस था, लेकिन इस बॉक्स को पाने के बाद भी वो उसे खोल नहीं सकता था क्योंकि लेवल 7 की पावर चाहिए थी। बंदा भी 3 स्टार के पीक लेवल पर है, घंटा खोल पाएगा? जिस पे जॉन कहता है, अरे ठरकी एम्परर, ये सील लगाने की क्या जरूरत थी, पिछले टेस्ट क्या कम थे? लेकिन बेचारा अफसोस करते हुआ बैठ जाता है। दोस्तों नार एरमिंग और ले सॉलोंग भी काफी हैरान थे कि अब क्या किया जाए। जिसके बाद मैं एपिसोड वहीं पे एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। लाइक कर दिया है ना? चलो तो फिर चलते हैं। इस टाइम पे नान एरमिंग उस बॉक्स को उठाकर लेफ्ट राइट आगे पीछे सब तरीके से देखते हुए खोलते हुए पूरी कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स टस का मस नहीं होता। जिससे बंदा समझ गया था कि भाई 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के छोड़े गए चीजों को खोलना इतना आसान थोड़ी हो सकता है। तभी ले सॉलोंग जो यान के पास बैठते हुए कहते हैं, देख मेरे भाई, इसमें 9 स्टार डाउडी लेवल के उस वॉरियर की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जिस बंदे के पास 2 हेवनली फ्लेम्स हो, घोस्ट सोल हो, इतने सारे टेस्ट क्रॉस करके वो यहाँ तक आया हो और उसे अगर ये चीज मिली हो तो ऑब्वियसली उसकी पावर 6 to 7 स्टार पर होनी चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा होगा कि कोई तुम्हारे जैसा इंसान भी पैदा हो गया है जो कि अपने आप में ही एक बीस्ट है। इसीलिए इसे तुम्हारे साथ मजाक नहीं बल्कि एम्परर के साथ मजाक कहा जा सकता है। तभी जोआन भी उठते हुए फिर कहता है, तुम सही कह रहे हो, अब हम कर भी क्या सकते हैं। इसलिए जोआन कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, चलो ठीक है, हम 6 स्टार के पीक लेवल तक पहुंचने का इंतजार करेंगे। और ऐसा कहते हुए जोआन ले सॉलोंग और सभी लोग के कंधे को थपथपाते हुए जेट बॉक्स को स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। साला स्टोरेज रिंग लेके घूम रहा है कि पूरा का पूरा स्पेस लेके घूम रहा है। जिसके बाद जो यान कहता है, ठीक है, कई सालों के बाद मैं इस जेट बॉक्स को खोलूंगा, लेकिन अभी मैं जो जान की बात के बारे में सोच रहा हूँ, क्या वास्तव में उस 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का नाम जियो था? सर नेम जियो था। मैं वास्तव में थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी ले सॉलोंग कहते हैं, यंग मास्टर जियो, वैसे ये स्टील ये इतना ज्यादा इजी नहीं दिख रहा जितना ये दिख रहा है। मुझे लगता है इसमें भी कुछ मिस्टीरियसनेस होनी चाहिए। आखिर हम में से कोई भी इसे नहीं उठा पाया था। जो सुनकर जॉन जमीन में पड़े उस स्टील को देखता है जो टूटा फूटा गड्ढेदार होता है। तभी जॉन को लगता है कि इसके अंदर कोई सीक्रेट तो होगा। तभी ले सॉलोंग कहता है, मैंने इसे ट्राई किया था, मैं अपनी पूरी पावर के साथ भी इसे नहीं तोड़ पाया था, और मुझे लगता है ये भी जेड बॉक्स के जैसा ही है। इसे भी खोलने के लिए हमें 6 स्टार तक की पावर की जरूरत होगी। तभी जॉन कहता है, क्या इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था आपकी पावर से? और उस स्टील को देखने लगता है जो कि नॉर्मल स्टोन से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था। जिसके बाद जॉन अपने पंच में पावर भरते हुए स्टील को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अजी घंटा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जॉन इसे दोबारा तोड़ने की कोशिश नहीं करता और ले सॉलोंग की काफी तारीफ करता है कि वास्तव में आपकी नजर तो काफी तेज है और आपने हमें काफी बार बचाया है। जो सुनकर तो ले सॉलोंग भी थोड़ा सा, जानते हो यार, मतलब तारीफ होती है तो ऑकवर्ड सा हो जाता है, तो वही हो जाता है। बेचारा थोड़ा सा एम्बेरस भी हो रहा था। तभी नान एरमिंग और जियो जान भी तारीफ करने लगते हैं कि आप सच में काफी तेज बुद्धि के हैं। तभी ले सॉलोंग कहते हैं, मैं तो बस जितना मुझे समझ में आया उतना बताने की कोशिश कर रहा था। तभी नान एरमिंग कहता है, बस बस चच्चा, दिखावा न करो, मुझे पता है दिल में अच्छा लग रहा है तुमको भी। तभी जैन कहता है, चलो ठीक है, अब इन बातों को यहीं पे छोड़ो, अब बाहर जाने का टाइम है, क्योंकि जेनी और बाकी लोग अभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और उसके बाद जोयानोस स्टील को भी अपने साथ रख लेता है। इस टाइम पे जोयान के पास स्पिरिट सील, जेड बॉक्स, स्टोन टैबलेट या की स्टील, तीनों चीजें थी जो कि अननोन थी। हालांकि इन सभी की जो स्पेशलिटीज थी वो काफी अलग अलग थी और जॉन को अभी भी समझ में नहीं आई थी। फिर भी जॉन खुश था कि चलो ये चीजें उन्हें मिल तो गई। जिसके बाद जॉन जल्दी से उसी पर्दे के पास पहुंच जाता है जहां से वो अंदर आया था और उससे तुरंत ही एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है और जॉन काफी कम रेजिस्टेंस के साथ बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जेनी और बाकी लोग यहाँ पे उनका इंतजार ही कर रहे होते हैं कि तभी 4 फिगर्स को बाहर आते हुए देखकर जेनी के चेहरे पर एक टेंशन वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि कई दिनों से उसने जोयान को नहीं देखा था और पूरे दिन, पूरे टाइम, पूरे समय, हर एक सांस लेते हुए वो बस जो यान के बारे में सोच रही होती है। और अब जो यान को देखकर उसकी तो लगभग हड्डियां नरम हो जाती हैं। दूसरी तरफ जिंग तुरंत ही झुककर जो यान को ग्रीट करती है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही वाटर से बाहर निकलकर जेनी के बगल में खड़ा हो जाता है और इसके बाद थोड़ा सा अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, काफी टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा, सच में तुम्हारा अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम तो केवल एक स्माइल के साथ ही हजारों सोल्जर्स को मार सकती हो। तभी जो जान भी कहता है, फ्यूचर में अगर हम लड़ेंगे तो हमें यंग मिस को अपने साथ लेके चलना चाहिए, इससे हमारी काफी एनर्जी बच जाएगी। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद जियो यान ने जेनी को हर एक चीज को काफी ज्यादा डिटेल में बताया था कि अंदर क्या क्या हुआ। जो सुनकर जिंग थोड़ा सा उदास हो जाती है कि वास्तव में यह चांस उसे नहीं मिला। जिसके बाद इस अंडरग्राउंड बर्थ से निकलते हुए और टेम्पल के सामने से गुजरते हुए हर कोई काफी अच्छे मूड में होता है। जिसके बाद जो यान उस टेम्पल के गेट को देखता है जो काफी ग्लो हो रहा होता है और वहीं पे आसपास ग्रीन ट्री के अंदर ब्रांचेस में पत्तियों में सरसराहट की आवाजें आ रही होती हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ हब्स उगी हुई होती हैं जो पर्पल कलर में साइन हो रही होती हैं और ब्लैक कलर की होती हैं। तभी जॉन जैसे इन्हें नजदीक से देखता है
तो तुरंत ही उसकी आंखें साइन होते हुए तुरंत ही कहता है ब्लैक मशरूम लिंगजिन मॉस, ये स्प्लिट सील मॉस है और ये तो यहाँ पे हर जगह पर है। और इसके बाद तो जॉन तुरंत ही भूखे नंगे बेरोजगार लोगों की तरह स्प्लिट सील मॉस के ऊपर टूट पड़ता है और जल्दी से उन्हें इकट्ठा करने लगता है। जॉन को पता था रेयर चीजें हमेशा ही बेहतर होती हैं, ये जितना मिल सके उतनी कम थी। साथ ही जॉन को उम्मीद नहीं थी कि जब वो यहाँ से बाहर निकलने वाला था तब वास्तव में उसे ये चीज मिल जाएगी। तभी ले सालोंग कहता है मिस जेइंग, क्या तुम थोड़ा सा अलर्ट रह सकती हो, ये जगह ट्रेजर से भरी हुई है। क्योंकि इस टाइम पे जो जेइंग थी वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि कूदते हुए उसने एक दो प्रीसियस हब्स को भी कुचल दिया था। लेकिन ले सालोंग को इससे थोड़ा सा बुरा लगा था कि भाई ये कितनी कीमती चीजें हैं, ऑक्शन हाउस में भी इन्हें रखा गया तो मिलियंस के ऊपर कीमत जाएगी। जिसके बाद ले सालोंग अपने सामने स्प्लिट सील मॉस के पहाड़ को देखते हैं और अगर इसके एक टुकड़े को भी यूज किया जाए तो इससे बनाया गया सूप कई महीनों तक चल सकता था। दूसरा जो जान भी हंस रहा होता है, कह रहा होता है तो चलो फिर जूस सूप बनाते हैं। साथ ही यहाँ पे स्प्लिट सील मॉस अनगिनत सालों से थी और हेवन अर्थ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी। तभी जो यान कहता है अरे वो आप बैठे बैठे हंसो मत, जल्दी करो और स्प्लिट सील मॉस को इकट्ठा करो। और जो यान का कहना था कि सभी लोग अपना सिर हिलाते हुए तुरंत ही कूद पड़ते हैं और उस स्प्लिट सील मॉस के पहाड़ को सेकंडों में आधा कर देते हैं। जिसके बाद जॉन खुश होते हुए कहता है अब तो स्प्लिट सील मॉस के पहाड़ के साथ मैं मैरोपिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर सकता हूँ। साला कितनी बार सक्सेसफुल होऊंगा, अगर मैं इस चीज का यूज करते हुए जिंदगी भर भी पिल रिफाइन करूँ तो भी ये चीज खत्म नहीं होगी। हालांकि स्प्लिट सील मॉस को इकट्ठा करते करते तक यहाँ अंधेरा हो गया होता है, मतलब कि अब इनके जाने का टाइम था। जिसके बाद वो तुरंत ही मंदिर की तरफ ग्रीट करते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो इस जगह की तरफ अंदर आए थे। जिसके बाद जो याओ दूर जो यान को वापस लौटते हुए देखता है तो अचानक से वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बस यही वो लड़का है जो कि उसके जियो क्लेन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और अगर कुछ भी गलत हो जाता तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, खुद भी मर जाना चाहिए, वापस लौटना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेकिन जो यान को ठीक होकर तो बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया होता है, काफी मजा आ रहा होता है उसे। दोस्तों जो याओ के चेहरे को देखते हुए जो यान का तो दिल हिल जाता है और वो महसूस कर सकता था कि भाई सामने वाले के बंदे के ऊपर कितना बोझ है। और जो यान जो फैमिली की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वास्तव में बांटना चाहता था, वो पूरा का पूरा जो प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने क्लेन लीडर या की पैट्रियार्ट को नहीं देना चाहता था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही जो याओ के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता है और कहता है क्लेन लीडर जो यान आपकी उम्मीद पे खरा उतरा। इस टाइम पे जो याओ को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जोयान ने अंदर क्या किया, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि जो यान जिंदा बाहर आ जाए, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो तुरंत ही कहते भाई तुम सेफ वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पे तो उनकी नींदें हराम हो गई थी और जो याओ के बात को सुनकर तो जोयान की थोड़ी सी नाक खट्टी हो जाती है। तभी जेनी तुरंत ही कहती है पैट्रियार्ट जियो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, यंग मास्टर जियो को एक बहुत बड़ा चांस मिला है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि उनकी पावर किस लेवल पर सुधार करेगी, लेकिन वो अभी भी टाइम की बात है। लेकिन उनकी पावर पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी जियो याओ एक्साइटेड होते हुए कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत अच्छा है, यही मेरे जियो क्लेन के रिवाइवल की एक होप है। ये जितना स्ट्रांग हो सकता है मेरे लिए उतना ही अच्छा है। इस टाइम पे तो ये ओल्ड मैन जो शायद ही कभी एक्साइटेड होता हो, जो यान को देखकर काफी एक्साइटेड था। जिसके बाद जो याओ कहते हैं वैसे यंग लेडी मैंने केवल जो यान के कारण तुम्हें अंदर जाने दिया था, मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या तुम बता सकती हो तुम कौन हो और इसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी जो यान तुरंत ही कहता है मेरी टीम के लोग इन्हें मिस जेनी कह के बुलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जेनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की भतीजी हैं। साथ ही जो यान काफी हैरान होता है कि जो पैट्रियार्ट जियो थे वो वास्तव में जेनी को मिस कह रहे थे। हालांकि जो यान को पता था कि जेनी ह्यूमन ट्राइब के लीडर की बेटी थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा सम्मान, क्या इसके पीछे का कोई रीजन था? हालांकि इसमें सरप्राइज होने की कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जियो फैमिली का जेन फैमिली के साथ एक रिलेशन था जिसके बारे में जो यान को नहीं पता था। हालांकि जो यान के कंफ्यूजन को देखते हुए जेनी तुरंत ही अंदाजा लगा लेती है कि जॉन क्या सोच रहा है और सिर हिलाती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करती है और जो यान की उलझन को अभी सॉल्व नहीं करती। साथ ही जो यान से जेनी की बात को सुनने के बाद जो याओ भी थोड़ा सा हैरान होती कि वास्तव में ये काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बिलोंग करती है। दूसरी तरफ जो यान भी अपने दिल में सोचता है कि जेनी का फाउंडेशन सच में काफी पावरफुल है, मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। साथ ही जोयान ने यह भी देखा था कि जो याओ जेनी से मिलते हुए ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो अपने किसी सीनियर से मिल रहा हो, कोई सबऑर्डिनेट या कि कोई गुलाम। साथ ही जो यान को पता था कि जेनी का जो फाउंडेशन और बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो थोड़ा सा एम्बेरस भी फील करता है। दूसरी तरफ जेनी भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए खुद को ही दोषी ठहरा रही थी, लेकिन जोयान यहाँ पे जेनी को ज्यादा दोष नहीं देता,
क्योंकि जेनी जो यान के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, वो बस नॉर्मल रहना चाहती थी। हालांकि जेनी की जो पोजीशन थी वो काफी ग्रेट थी और वो किसी और के सामने काफी प्राउडफुल तरीके से रह सकती थी, लेकिन जेनी और जो यान के बीच का जो भी रिलेशन था वो बिल्कुल रियल फीलिंग्स थी, बिना किसी ईगो के। यहाँ तक कि जेनी ने तो जो यान के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था। साथ ही उनका कोऑपरेशन और एक दूसरे को समझने का तरीका भी काफी हाई लेवल पर था। दूसरा पे जो याओ सोच रहा होता है उन दोनों के बिहेवियर्स को देखकर कि क्या जो यान और जेनी के बीच में कोई रिलेशन है, क्या इनके बीच बात कुछ इस हद तक आगे आ चुकी है। हालांकि उसकी राय में जॉन काफी होनहार पर्सन था, लेकिन उसकी पावर अभी भी 3 स्टार डाउडी पर ही थी, जबकि जेनी उसके आइडेंटिटी से जो यान की आइडेंटिटी जरा भी मेल नहीं खा रही थी। इसलिए जो याओ तो अपने दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। साथ ही उसे पता था कि जो यान को जियो फैमिली और जेन फैमिली के बीच के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद हमें ब्लू स्काई के नीचे वही गुइसू वैली दिखाई जाती है और वही एल्टर दिखाया जाता है, जहाँ जो है ना सभी लोग थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं और इसके बाद जो मैंसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही उनके फास्ट स्पीड के साथ उसे जियो फैमिली तक पहुंचने में ज्यादा दिन नहीं लगते और अपनी जानी पहचानी जियो मैंसन को देखकर सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि अरे आ गए। और अपने घर में पहुंचने की फीलिंग से एक अलग ही फीलिंग होती है। कहीं पे भी बैग फेंक दो, कहीं पे भी कपड़े फेंक दो और कहीं पे भी लेट जाओ, किसी से भी किसी भी चीज का डर नहीं होता। हालांकि यहाँ पे पहुंचने के बाद जोया जरा सा भी खुशी नहीं दिखाता, बल्कि उसकी भौहें चढ़ी हुई होती हैं, क्योंकि उसे जेनी से पता चला था कि जिक्सन पिल को रिफाइन करने के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट थे उसमें 1 लाख साल पुरानी जिक्सन टर्टल सेल थी, जो अभी तक उन्हें नहीं मिली। साथ ही पर्पल हार्टेड टर्टल जिसके पास ये रहता था वो एशियन टाइम पे एक टाइप का मैजिकल बीच था। साथ ही उसके अंदर काफी अनबीटेबल टैलेंट था, यहाँ तक कि उसकी जो डिफेंस स्ट्रेंथ थी वो काफी हाई लेवल की थी। लेकिन एशियन डिजास्टर के बाद अचानक से ये टर्टल रातों रात ही गायब हो गए। इसलिए पर्पल हार्ट टर्टल सेल इस चीज के बिना जिक्सन पिल को रिफाइन नहीं किया जा सकता था। हालांकि जो यान को जिक्सन पिल हर हालत में चाहिए थी, क्योंकि जो यान को पता था कि जिक्सन पिल इसका इफेक्ट सेम हेवन पिल के जैसा ही है, लेकिन ये हेवन पिल से कई गुना कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। मतलब कठिनाई बनाने में हेवन पिल के जैसी ही है, लेकिन हेवन पिल से ज्यादा इसके इफेक्ट है, क्योंकि ये रैंक 5 के लाइटिंग ट्रबुलेशन को बीट कर सकती है और डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर 4 स्टार से 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने में सबसे खतरनाक ट्रबुलेशन को फेस करना पड़ता था। और अगर कोई इसे क्रॉस कर लेता है तो वो अपने लाइफ टाइम को भी बढ़ा सकता था। साथ ही साथ जो 5 स्टार डाउडी लेवल को क्रॉस करते हैं, अगर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो लाइटिंग के एक ही झटके के साथ भी मारे जा सकते थे। साथ ही साथ 4 स्टार से 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने वाले लोग आमतौर पर हाई रैंक के आर्मर्स पर भरोसा करते थे, जो कि रैंक 7 के बीस्ट की स्किन हुआ करती थी। लेकिन रैंक 7 के बीस्ट को मारना इतना आसान कैसे हो सकता था? यही एक कारण था कि ज्यादातर लोग डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर 4 स्टार के पास ही रुक जाया करते थे। साथ ही जिक्सन पिल ट्रबुलेशन को बीट कर सकती थी, जिसका मतलब था 4 स्टार से 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू करना काफी इजी था। और अगर इस पिल को काफी हाई लेवल पर रिफाइन किया जा सकता था तो इसका मतलब था 4 स्टार से 5 स्टार के काफी सारे डाउडीज को इकट्ठा करने और एक अपनी आर्मी बनाने के बराबर था। और ऐसे में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो टीम एक काफी खतरनाक आर्मी को लेकर किसी को भी पेल सकती थी। लेकिन ये अभी भी हेवन को चैलेंज करने वाली पिल थी। लेकिन तभी एक चुलबुली सी आवाज आती है, लिटिल लायर, और जियान के सारे ही थॉट साइड में हो जाते हैं और जियान चौंकते हुए अपना सिर घुमाता है तो किंग मुयर जो यान की तरफ आ रही होती है और उसे देखकर तो जियान थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि अब क्या बोलना है इसके सामने। और जियान को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर किंग मुयर की तो कुछ टाइम के लिए सांसें रुक जाती हैं और इसके बाद वो तुरंत ही जियान को डांटते हुए कहती है, लिटिल लायर, तुम यहाँ पे आए तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे भूल गए हो? इस टाइम पे जब जो यान चला गया था तो वो 1 साल तक बिना जो यान के रही। साथ ही साथ जेनी भी अचानक से गायब हो गई थी, तो उसने अंदाजा लगा लिया था कि जो यान किसी खतरे में है। और उसके बाद तो उसने हर 1 मिनट और हर 1 सेकंड को भी गिना था। साथ ही साथ उसकी बातों और नाराजगी को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वास्तव में किसी लड़की ने कहा है। इस टाइम पे तो किंग मुयर बिल्कुल वाइफ की तरह जोयान पे हक जताते हुए उसे शिकायत कर रही होती है, जो कि अपने पति का काफी लॉन्ग टाइम से इंतजार कर रही थी। जो सुनकर तो जोयान भी थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और सब चुपचाप जोयान की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तभी जेनी थोड़ा सा जेलस होते हुए कहती है, सिस्टर मुयर तो बिल्कुल एक छोटी बहू की तरह ट्रीट कर रही हैं, जिससे किंग मुयर को तो चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो जो यान को देखने लगती है, लेकिन कहती कुछ भी नहीं। तभी एक और आवाज आती है, ब्रदर, तो तुम वापस आ गए। और ये किंग हैरान होता है, जिसकी आवाज को सुनते हुए जियान की एम्बेरसनेस तुरंत ही दूर हो जाती है और जियान तुरंत ही आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर। तभी किंग हैरान जो यान की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ऐसा लगता है कि ब्रदर तुम्हारी ये जनरली काफी पावरफुल थी, तुम्हारी पावर फिर से बढ़ गई, तुम तो मुझे वास्तव में एम्बेरस कर रहे हो। तभी जो यान अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये मेरे जियो क्लेन के पैट्रियार्ट जियो याओ हैं।
तभी किंग हावरान थोड़ा सा सरप्राइज होता है, भला वो अपनी पावर के साथ जो याओ को कैसे नहीं देख सकता था। जिसके बाद सभी से थोड़ा सा बातचीत करने के बाद जॉन सभी को उनकी सीट लेने के लिए इनवाइट करता है और इसके बाद गुइसू वैली में जो कुछ भी हुआ पूरे एक्सपीरियंस को उन्हें बताता है। शायद साथ ही साथ किंग हावरान, किंग मुयर, जो याओ ये सभी लोग जानने के लिए काफी क्यूरियस थे कि आखिरकार किया क्या है इस बंदे ने, जो इसकी पावर सीधा ही 3 स्टार के नॉर्मल लेवल से 3 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच गई। तभी जब किंग हावरान ये सुनता है कि जॉन ने रैंक 7 के स्केलेटन एंसेस्टर्स घोस्ट सोल को अब्सॉर्ब कर लिया है, जिससे उसकी ब्लड स्पिरिट आर्ट के कल्टीवेशन में काफी सुधार हुआ है, तो वास्तव में उसे थोड़ा सा जेलसी फील होती है कि क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है। दूसरी तरफ किंग मुयर थोड़ा सा नाराज होते हुए कहती तुम उसे यहाँ पे क्यों नहीं लाए, और दूसरी तरफ जो याओ जब ये सुनते हैं तो वो जॉन को घूर घूर के देख रहे होते हैं कि क्या ये इंसान है, इसके पास 2 ब्लड लाइन कैसे हैं। इस टाइम पे तो उन्हें लगभग चक्कर से आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर और किंग हावरान तो इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डेमन ब्लड जॉन के पास है और ये उनके एंसेस्टर के कारण है। हालांकि जो यान से वहां की जर्नी के बारे में सुनकर हर कोई कई दिनों से फील हो रहे स्ट्रेस को आखिरकार दूर करता है और देर रात तक ये हंसते गाते ठहाके लगाते हुए घूम रहे होते हैं। जिसके बाद जॉन ऊपर चंद्रमा की तरफ देखते हुए अकेले में थोड़ा सा आह भरता है, जो सुनकर ओल्ड जॉन तुरंत ही कहते हैं अरे छोटे साथी, एल्यूजन से तुम इतनी सारी चीजों को लेकर आए हो फिर भी तुम आह भर रहे हो, अब क्या बात हो गई। तभी जॉन कहता ओल्ड जॉन क्या आप ये भी जानते हैं कि मैं जुइसुफिल को अब डायरेक्ट रिफाइन नहीं कर सकता। हालांकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी एल्केमी उतनी अच्छी नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्पल हार्ट पिल को रिफाइन करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पर्पल हार्ट सेल या कि जुइसु सेल, जो कि 1 लाख साल पुराने पर्पल हार्ट टर्टल सेल से ही हमें मिल सकता था, लेकिन वो अब है ही नहीं। क्या ये आपके पास हो सकता है। तभी ओल्ड जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं मेरे पास 1 लाख साल पुराना टर्टल सेल कैसे हो सकता है। और इस टाइम पे ओल्ड जॉन खुश नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। तभी जॉन कहता है क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो, और जॉन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उदास भी, क्योंकि वास्तव में इस बंदे के पास भी नहीं था तो फिर तो बात ही खत्म हो गई थी। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं अरे नाराज क्यों हो रहे हो। तभी जॉन कहते हैं यहाँ से चले जाओ, जब आपके पास नहीं है तो बात करने की बात ही खत्म, आप यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी ओल्ड जॉन हंसते हुए कहते हैं अरे छोटे साथी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हालांकि मेरे पास 1 लाख साल पुराना टर्टल सेल नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 लाख साल पुराने बहुत सारे टर्टल सेल हैं। क्या इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। जो सुनकर तो जॉन की आंखें साइन होती हैं और जॉन तुरंत ही कहता है ओल्ड बास्टर्ड, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम मुझसे आधी बात क्यों करते हो, क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे। तभी ओल्ड जॉन तुरंत ही कहते हैं तुम मेरी पूरी बात सुनते ही कब हो, क्या तुमने मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दी, तुम बीच में ही तो बोल देते हो। तभी जॉन कहता है ठीक है, जो भी बोलना है बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और तुरंत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने कर देता है, लेकिन ओल्ड जॉन तो कुछ भी नहीं कहते। तभी जॉन ओल्ड जॉन की तरफ देखते हुए कहता है खूसट बुढ़े, 80 साल की उम्र में तेरी बॉडी नष्ट हो चुकी है, तेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, तो क्या करेगा ये ट्रेजर जोड़कर, ये सब मोह माया है, इसमें से कुछ मुझे दे दे, हमारे रिलेशन के लिए ही दे दे यार। लेकिन ओल्ड जॉन जॉन को कोई भी रिप्लाई नहीं करते। खूसट बुड्ढा लड़कियों से ज्यादा नाराज हो रहा था, जो देखकर जॉन काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली उन्हें प्रणाम करता है और तुरंत ही कहता है ओल्ड जॉन प्लीज मदद कर दो यार। जिस पर ओल्ड जॉन कहता है ठीक है, क्योंकि तुम मेरे साथ इतना ज्यादा रिस्पेक्टेडली मुझसे भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे भी ये चीज मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है। और वो अपने हाथ को हिलाते हैं और कुछ टर्टल सेल सीधा ही जोयान के हाथ में गिर जाते हैं, जो कि हल्के ब्राउन कलर के होते हैं। साथ ही ये चीजें उन्होंने पहले से ही जो यान के लिए तैयार की थी, इसलिए जॉन को देते हुए वो थोड़ा सा भी उदास नहीं होते, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि जॉन वास्तव में ये चीज उनसे मांगने के लिए मजबूर हो गया। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये सब कुछ ले जाओ। और इसके बाद उनकी आवाज के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा डीप प्रोफाउंड ब्राउन कलर के कछुए के सेल का एक बड़ा ढेर अपीयर हो जाता है, जो देखकर तो जॉन की आंखों में आग ही लग जाती है, इतने सारे। जिसके बाद जॉन कहता है ओल्ड जॉन क्या आपके लिए सब कुछ कचरा है जो आप अपने टावर को साफ करने के लिए मुझे दे रहे हैं। तभी ओल्ड जॉन हंसते हुए कहते हैं अरे जाओ जाओ ले जाओ, मजे करो। और इसके बाद उनकी आवाज गायब हो जाती है, जिस पे जॉन कहता है ओल्ड जॉन बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद वो इन सबको अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है, क्योंकि अब बारी थी जिक्सी पिल को रिफाइन करने की। जिसके बाद जॉन तुरंत ही लिंगी को बुलाने के लिए किसी को भेजता है और अपने एल्केमी रूम की तरफ चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद एक गोल्डन फिगर अंदर की तरफ आती है। साथ ही गोल्डन लाइट चमकते हुए काफी ज्यादा ठोस लग रही होती है और ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, जो देखकर जॉन भुएं चढ़ाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद तुरंत ही कहता है बुरा नहीं, तुम काफी बेहतर हो गए हो। इस टाइम पे लॉन्गी की पावर में काफी अच्छा सुधार हुआ था और जो यहाँ लॉन्गी की पावर को नहीं देख पा रहा था। तभी लॉन्गी स्माइल करते हुए तुरंत ही कहता है पापा आप वापस आ गए, और उसकी तो सारी टेंशन गायब हो जाती है। तभी जॉन अपने दिल में गर्माहट फील करते हुए लॉन्गी के सिर पे हाथ फेरता है और काफी सेटिस्फाइड तरीके से सिर हिलाते हुए कहता है हाँ भाई आ गया। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है आपको वापस आने में इतना टाइम क्यों लगा, मैं आपके बारे में काफी टेंशन में था।
तभी जॉन तुरंत ही उसे काफी ज्यादा लगाव के साथ देखते हुए कहता है, कोइंसिडेंटली मुझे वहाँ पे एक स्काई फायर और घोस्ट सोल मिल गई थी जिन्हें अब सॉल्व करने में मुझे टाइम लग गया। तभी लॉन्गी तुरंत ही एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे जल्दी से सब कुछ बताओ। जिस पे जॉन लॉन्गी के सिर पे हाथ फेरते हुए उसे अपने एल्यूजन के पूरे ही एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है। और ये कहानियां सुनकर तो लॉन्गी कभी कभी अपना मुंह बंद कर लेता था तो आंखें चौड़ी हो जाती थी, तो कभी कभी वो स्माइल करने लगता था। हालांकि लॉन्गी ज्यादा बात करने और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं था, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें बता सकती थी कि लॉन्गी जॉन के लिए काफी ज्यादा खुश था। तभी जॉन लॉन्गी के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, अब आपकी पावर किस लेवल पर है? 4 स्टार स्टार्टिंग लेवल। तभी जॉन कहता है, तो तुम मुझसे भी तेज हो, ये तो काफी अच्छा है। जॉन समझ गया था कि लॉन्गी इतना जल्दी 4 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच गया, 4 स्टार के स्टार्टिंग लेवल पर पहुंच गया, ये केवल उस पागल लिंग टियान के कारण ही होना चाहिए जो सिर्फ पिल की इंग्रेडिएंट को देखते हुए पूरी तरीके से पागल होते हुए पिल रिफाइन करने लगता है। तभी लॉन्गी लिंग टियान की बात को सुनकर तुरंत कहता है, उसका तो नाम भी मत लो, वो पिल इंग्रेडिएंट को देखते हुए पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो इतनी सारी पिल्स को ऑब्जॉर्व करता है कि मैं पिल लाइटिंग भी ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। और लेंगटियान की बात को सुनकर तो थोड़ा सा वो डर भी अपनी आंखों में दिखा रहा होता है, जो देखकर जॉन हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि लेंगटियान ने तुम्हें काफी टॉर्चर किया है। जॉन को पता था कि पिल को रिफाइन करने में लेंगटियान जो यान से भी ज्यादा पागल था। जिसके बाद जो यान लॉन्गी को देखता है जिसका चेहरा गोल मटोल गोरा और मोटा होता है और वो काफी प्यारा लग रहा होता है, तो यान उसके सिर को रगड़ते हुए तुरंत ही पूछता है, वैसे लेंगटियान अब क्या कर रहा है? जिस पर लॉन्गी तुरंत ही उदास होते हुए कहता है, वो और क्या कर सकता है, वो पिल रिफाइन कर रहा होगा। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता वो इतने टाइम तक पिल को रिफाइन करते हुए देखकर भी थकता क्यों नहीं है। तभी जो यान भी कहता, मैंने उसे केवल कुछ ही फॉर्मूले दिए थे, फिर भी वास्तव में वो उन फॉर्मूलों से बोर नहीं हुआ। जिसके बाद जॉन कहता है, लॉन्गी मैं रैंक 5 की पिल जिक्सिन पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हें पहले आराम की जरूरत है? इस टाइम पे जॉन ने देखा था कि लॉन्गी थोड़ा सा थका हुआ है, इसलिए जॉन चाहता था कि लॉन्गी पूरी तरीके से फ्रेश रहे। हालांकि जो यान की बात को सुनकर तो लॉन्गी तुरंत ही कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। इस टाइम पे रैंक 5 की पिल लाइटिंग के बारे में सोचकर तो लॉन्गी की आंखों में आग लगी होती है, क्योंकि उसे पता था कि लेंगटियान ने चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, उसने केवल रैंक 4 तक की ही पिल को रिफाइन किया था और रैंक 4 की लाइटिंग को ऑब्जॉर्व करते करते वो काफी थक गया होता है और रैंक 5 के नए चैलेंज को देखते वो काफी खुश था। तभी जॉन कहता है, ठीक है तो वो चलो स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद जॉन जिक्सिन पिल के सभी इंग्रेडिएंट को निकालता है, जिसमें 5 स्टार अर्थ एट्रीब्यूट का मैजिकल कोर होता है, 5 स्टार अर्थ एट्रीब्यूट के मॉन्स्टर का ब्लड एसेंस होता है, 2 लाख ईयर अरे 2 लाख साल पुराना पर्पल हार्ट टर्टल सेल होता है। साला अंग्रेजी के चक्कर में मेरी हिंदी खराब हो रही है। जिसके बाद ये सभी लोग पूरी तरीके से लाइन में अरेंज होते हुए हवा में तैरने लगते हैं। जिसके बाद जॉन निकलता है अपने यानमू कुलड्रोन को, जिसके बाद जो यान अपनी फ्लेम को अपेयर करता है जो कि ब्लू ब्राउन कलर की होती है और उसके अपेयर होती है आसपास का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। साथ ही एम्पर लेवल के पीक लेवल की स्पिरिचुअल पावर के साथ जो यान को पर्पल हार्ट पिल को रिफाइन करने में फुल कॉन्फिडेंस होता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा अलर्ट भी होता है और यानमू कुलड्रोन को घूर रहा होता है। साथ ही जॉन के पास अब तो पिल फायर भी थी। और इसके बाद पिल रिफाइन को मैं डायरेक्ट कंप्लीट करते हुए सीधा ही कहता हूँ, भूरी कलर की फ्लेम के धीरे धीरे ग्रिलिंग के कारण सारे इंग्रेडिएंट रिफाइन हो गए होते हैं। और इसके बाद अगले स्टेप में जॉन जाते हुए उन सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ फ्यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा होने के कारण जॉन हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट को काफी अच्छी से फील कर पा रहा होता है। और धीरे धीरे टाइम के बीतने के साथ साथ ये लिक्विड एक साथ कंडेंस होते हुए एक पर्पल पिल में बदल गई होती है, जो देखकर तो लॉन्गी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे जो ये पिल होती है ये एम्ब्रोनिक पिल रिफाइन हो चुकी थी। जिसके बाद जॉन की फ्लेम पावर थोड़ा सा धीमी होती है और जॉन इसे ग्रिल करते हुए सीधे इसे चिकना करना और रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ इसके रिफाइनमेंट के साथ पर्पल लाइट और एक मिस्टीरियस स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है। हालांकि रैंक 5 की जिक्सिन पिलिया की पर्पल हार्ट पिल के कंप्लीट होते ही रैंक 5 की लाइटिंग तुरंत ही वहाँ पे अपेयर होती है और धुएं के काले बादल चारों तरफ छाने लगते हैं और चमकने वाली लाइटिंग इतनी खतरनाक लग रही होती है कि शायद ये जो मेंशन को ही उड़ाने के लिए आई हो, जो देखकर लॉन्गी तुरंत ही कहता है, रैंक 5 की लाइटिंग काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जिसके बाद वो तुरंत ही हवा में जाते हुए रैंक 5 की लाइटिंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद एक काफी बड़ा लाइटिंग ड्रैगन ब्लास्ट होता है और थंडर लाइटिंग अटैक लॉन्गी के ऊपर पड़ता है और दोनों की टक्कर के साथ ही लॉन्गी की बॉडी पर चमकदार गोल्डन लाइट शाइन होने लगती है। और इस टाइम पे एयर के ऊपर लॉन्गी को देखते हुए जॉन थोड़ा सा सीरियस होता है। हालांकि जॉन को लॉन्गी पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी वो रैंक 5 के पिल लाइटिंग को वीक नहीं समझ सकता था।
लेकिन यहाँ पे लॉन्गी तो लाइटिंग को गायब करते हुए हवा में स्माइल कर रहा होता है और काफी एक्साइटेड होता है, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है रैंक 5 की पिल लाइटिंग को इसने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया। जो यान को याद था जब उसने रेजुवेशन पिल को रिफाइन किया था, तब भी लॉन्गी पिल लाइटिंग को इतनी जल्दी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लॉन्गी की पावर के बढ़ने के साथ ही साथ पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब करने की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। तभी लॉन्गी नीचे आते हुए उसके चेहरे पे काफी ज्यादा स्माइल होती है, क्योंकि ये रैंक 5 की पिल लाइटिंग रैंक 4 की लाइटिंग के कंपैरिजन में काफी अच्छी थी। दूसरी तरफ उसके एक्साइटमेंट को देखकर जो यान भी हंसने लगता है, क्योंकि अब जिक्सन पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो चुकी थी। जिसके बाद जॉन एक और बैच को यानमू कुलड्रोन के अंदर डाल देता है और रिफाइनमेंट स्टार्ट कर देता है। और 10 दिनों से ज्यादा तक के रिफाइनमेंट के बाद जॉन ने 4 जेड की सीसीओ को रिफाइन कर लिया होता है। जिसके बाद जॉन कहता है लॉन्गी क्या तुम ठीक हो, क्योंकि लॉन्गी पूरी तरीके से स्ट्रेस लेस लग रहा होता है, उसकी बॉडी ग्लो कर रही होती है गोल्डन। लेकिन यहाँ पे जॉन अभी भी घबराया हुआ होता है, क्योंकि ये लॉन्गी ही था जो डुइकी कॉन्टिनेंट से उसके साथ यहाँ पे आया था। तो जो यान का लॉन्गी के साथ एक अलग ही अटैचमेंट था। तभी लॉन्गी भी तुरंत ही कहता है ये ठीक है, मैंने अभी भी काफी सारी पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब कर लिया है, तो एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, अब मुझे इसे रिफाइन करना होगा। जिस पे जॉन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए कहता है ठीक है। साथ ही जॉन के पास अब काफी सारी पिल्स थी, साथ ही उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो एम्परर लेवल के पीक लेवल पर थी। तो जॉन को खुद भी नहीं पता था कि अब एल्केमी स्किल में वास्तव में कितना सुधार हुआ है, लेकिन वो इसमें काफी अच्छा फील कर सकता था, क्योंकि उसके लिए जिक्सन पिल या पर्पल हार्ट पिल को बनाना काफी आसान हो गया था और वो एक बार भी अनसक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि अब उसे जल्दी ही अपने मैरो पिल को भी रिफाइन कर देखना चाहिए। इसलिए जॉन 4 की चारों पर्पल हार्ट पिल की बोतल्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और मैरो पिल के इंग्रेडिएंट को निकाल लेता है, जिसमें होता है एक बिन लांजी, आइस एज ग्रास, फैंटेसी बाइन, ओरिजन ग्रास, याओमिंग मॉस, लिंगन मॉस और एक रैंक 5 अर्थ एट्रीब्यूट कोर और बीस्ट का ब्लड एसेंस। साथ ही ये जो मैरो पिल थी ये रैंक 5 की पीक लेवल की पिल थी। साथ ही पास्ट में जाने से रिफाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो इसमें अनसक्सेसफुल हुआ था। लेकिन पिछले एक्सपीरियंस के साथ जॉन को लग रहा था कि वो इसे रिफाइन कर पाएगा, इसलिए जॉन धीरे धीरे हर एक चीज को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और ये रिफाइन होने भी लगते हैं। लेकिन जो यान अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मैरो पिल को रिफाइन करने का सबसे स्टेप एक अलग ही पार्ट है, जो कि सबसे प्रीसियस इंग्रेडिएंट लिंगन मॉस का रिफाइनमेंट था। और इस मॉस को देखते हुए जॉन काफी ज्यादा अलर्ट होता है। जिसके बाद लिंगन मॉस जॉन के कुलडोन के ऊपर तैरने लगती है और जॉन एम्परर टियर के पीक लेवल की स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे कंडेंस करता है और लो ग्रेड में फ्लेम को कंट्रोल करते हुए इसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जॉन बाकी इंग्रेडिएंट को भी रिफाइन करने लगता है और इस टाइम पे जोयान की पावर के साथ फ्लेम की पावर थोड़ा सा इंक्रीज करता है जोयान, और दिन ब दिन टाइम बीतता जा रहा होता है और ये जो पिल थी वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ सभी इंग्रेडिएंट फ्यूज हो रहे होते हैं और अंत में एक गोल ग्रीन पिल कुलड्रोन के ऊपर तैर रही होती है, जो हल्की फॉग से भरी हुई होती है। ये देखकर जॉन तुरंत ही कहता है ये एक सक्सेसफुल मैरो पिल है, मैंने सक्सेसफुली इसे रिफाइन कर लिया। यहाँ पे जॉन काफी रिलैक्स फील करता है और हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। जॉन को पता था इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेने का मतलब था अब वो मॉन्स्टर टाइप के ब्लड को भी अब्सॉर्ब कर सकता है, जिसका मतलब था कि वो अब स्पिरिट सील को भी स्वैलो करने में कैपेबल होगा। और इसका मतलब था कि जोयान का फ्लेम मंत्र अपग्रेड होगा। जिसके बाद जोयान पिल लाइटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बाहर आता है तो लैंगटियान तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जियो, इस बार आपने किस तरीके की रियल पिल बनाई है। तभी जॉन कहता है रैंक 5। इस टाइम पे जो लैंगटियान था उसके पास से लॉन्गी चला गया था, जिसका मतलब था कि जो यान आ गया है। साथ ही साथ बार बार आसमान में चमक रही लाइटिंग को देखते हुए वो भी काफी क्यूरियस था कि जॉन किस टाइप की पिल को रिफाइन कर रहा था। जिसके बाद जॉन कहता है तुम भी काफी आगे बढ़ चुके हो और लैंगटियान की तरफ देखता है। जॉन ने देखा था कि लॉन्गी की पावर मतलब रैंक 4 की पिल को रिफाइन कर पा रहा है। हालांकि लैंगटियान कहता है क्या तुम भी 4 स्टार पर पहुंच चुके हो। हालांकि लैंगटियान की खुद की पावर 3 स्टार के लेट स्टेज पर थी और वो जॉन की पावर को देखते हुए काफी हैरान होता है। उसे लग रहा होता है कि क्या इस बंदे ने एक ही बार में 4 स्टार को ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही जॉन और बाकी लोग की पावर को देखते हुए वो काफी हैरान भी होता है। दूसरी तरफ जो यान हैरान था इसकी पागलपन पिल रिफाइनमेंट को देखकर कि चाहे ठंडी गर्मी बरसात आंधी तूफान कुछ भी हो, ये बंदा अपने पिल रिफाइनमेंट को नहीं रोकता था। साथ ही अगर इसकी फाइटिंग कोई या ओरिजिन कोई खत्म हो जाती थी तो यह किंगलिन लिक्विड को ऑब्जॉर्व करके वापस से पिल रिफाइनिंग में बैठ जाता था। साथ ही लगातार डोकी को यूज करने और वापस से उसे सोलो करने के कारण इसकी पावर भी काफी अच्छी सी बढ़ी थी। हालांकि लैंगटियान थोड़ा सा अपना सिर खुजलाते हुए जो यान की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुमने इस बार किस तरीके की हाई क्वालिटी वाली पिल रिफाइन की है। तभी जॉन सबकी क्यूरियस नजरों को देखता है क्योंकि सब लोग जानना चाहते थे कि जॉन ने किस तरीके की पिल रिफाइन की है। तभी जॉन एक जिप चाय का घूंट मारता है और उसके बाद सभी की तरफ देखते हुए एक पर्पल पिल उनके सभी के सामने अपेयर करता है, जो कि लैंगटियान की आंखों के सामने उसकी तरफ चली जाती है। तभी लैंगटियान इस पिल को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि इसके अंदर से काफी ह्यूज और कंडेंस्ड एनर्जी फील हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये पिल कभी मेल्ट ही नहीं होगी। तभी जॉन तुरंत ही उस पिल से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है इसे जिक्सन पिल कहते हैं, जो कि रैंक 5 के एम्परर टेबुलेशन को रोक सकती है।
और उसकी पावर को बीट कर सकती है। हालांकि जॉन ने ये काफी ज्यादा नॉर्मली कहा था, लेकिन जो यान के ये वर्ड तो बिल्कुल बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होते हैं। आखिरकार यहाँ पे इनमें से ज्यादातर लोगों ने 5 स्टार एम्परर टेबुलेशन को झेला था, और वो भी रैंक 7 के आर्मर को पहनकर। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जॉन की ये पिल एम्परर टेबुलेशन की पावर बीट कर पाएगी। उन्हें लग रहा था कि ये बंदा मजाक कर रहा है। तभी जो याओ तुरंत ही कहते, जो यान तुमने जो कहा क्या वो सच है? क्या ये पिल वास्तव में इतनी अच्छी है? जॉन ने जो कहा इससे तो उसे भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी जॉन कहता है, पैट्रियार्ट मैं आपसे भला झूठ क्यों कहूंगा। दोस्तों जो याओ ने डीजाओ में जियो फैमिली को छोड़ा था क्योंकि वो 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू करना चाहता था और जियो क्लेन को वापस से पावरफुल बनाना चाहता था, लेकिन उसकी ये डिजायर कभी भी पूरी नहीं हुई थी और उसे किसी बीमारी के कारण अपनी पावर को धीरे धीरे वीक होता हुआ देखना पड़ रहा था। साथ ही टेबुलेशन के कारण ही वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। लेकिन जॉन की बात को सुनकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, ओल्ड डायमंड एम्परर द्वारा छोड़े गए पिल फॉर्मूले में यही है। जॉन को पता था कि 5 स्टार डाउडी के लिए पर्पल हार्ट फ्लेम सबसे ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर होगा, जो कि 4 स्टार से 5 स्टार पे ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी अच्छा इफेक्ट दिखा सकता था। यहाँ पे किंग हावरान तुरंत ही जॉन को कहते हैं, अगर इसे ऑक्शन हाउस में ले जाया गया तो ये काफी बड़ा डिजास्टर ला सकता है, इसीलिए इसे ऑक्शन हाउस में ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जेनी जो यान की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे भी पता था कि इस पिल को रिफाइन करते हुए जॉन को एक इंग्रेडिएंट चाहिए था, पर्पल हार्ट टर्टल सेल। वो तो जॉन को नहीं मिला था, फिर जॉन ने ये पिल कैसे रिफाइन की? तभी जॉन जेनी को एम्बेरस होते हुए देखता है। तभी किंग मुयर जॉन से कहती है कि अगर ये इतनी कीमती है तो इसके इंग्रेडिएंट भी कीमती होंगे, जिसपे जॉन कहता है, हाँ कीमती तो हैं। यहाँ तक कि जेनी और मर्चेंट अलायंस की हेल्प से भी मुझे एक इंग्रेडिएंट नहीं मिला। तभी किंग मुयर कहती है, अगर ऐसा है तो तुमने ये पिल रिफाइन कैसे की? जिसमें बाकी सभी लोग जॉन को देखने लगते हैं। अब जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इसे बताए कैसे, क्योंकि जान लाओ और गोल्डन टावर के बारे में जॉन किसी को नहीं बता सकता था। इसलिए जॉन कहता है, मुझे खेद है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पर्पल टर्टल सेल मिल गया है। और जेनी को उदास तरीके से देखता है। तभी जेनी कहती है, कोई बात नहीं, हर किसी के पास अपने सीक्रेट होते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। तभी जेनी कहती है, वैसे तुम इन्हें कितने रिफाइन कर सकते हो? तो जॉन कहता है, वैसे मैं रिफाइन तो काफी सारी कर सकता हूँ, लेकिन 100 के आसपास तो तुम अभी मान सकती हो। जो सुनकर सभी लोग जो कि इसकी कीमत को सोच रहे होते हैं वो हैरान होते हैं। दूसरी तरफ किंग हावरान कहता है, तुम जानते हो 100 पिल का मतलब क्या है? जिसपे सभी लोग चौंकते हुए अपना से हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था 100 पिल्स का मतलब था 100 5 स्टार लेवल के डाउडी। और जब तक किसी के पास जिक्सी पिल थी वो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर पीक पावर हाउस बनने में कैपेबल था अपनी आर्मी की मदद से, क्योंकि वो काफी ह्यूज क्वांटिटी में 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को ब्रेक थ्रू करा सकता था। ये सुनकर तो जो याओ अपना दिमाग खोते हुए कुर्सी से कूद पड़ते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जियो क्लेन को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तभी जॉन कहता है, एंसेस्टर बस थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा जियो क्लेन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरे जियो क्लेन में आपके अलावा कोई भी 4 स्टार डाउडी नहीं है। जो सुनकर तो जो याओ थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। तभी ले सालोंग तुरंत ही कहता है, यंग मास्टर मेरे पास अभी भी एक थॉट है, मुझे लगता है कि ये काम करेगा या नहीं ये आप मुझे बताइएगा। जिस पे जॉन तुरंत ही सहलाते हुए कहता है, भाई बता क्या क्या थॉट है तेरे पास? तभी ले सालोंग कहता है, इस पर्पल हार्ट फ्लेम को ऑक्शन हाउस में नहीं रखा जाना चाहिए, और फिलहाल जियो क्लेन में भी कोई 4 स्टार डाउडी पर नहीं है, और यंग मास्टर जो जल्दी जियो क्लेन को रिवाइव करना चाहते हैं, तो हम कुछ साफ सुथरे फाउंडेशन वाले 4 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल के वॉरियर्स को क्यों नहीं ढूंढते? अगर वो सहमत हैं तो हम उनका ब्रेक थ्रू कराएंगे और उन्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे, इससे हमारी पावर भी बढ़ जाएगी। जिसपे किंग हावरान कहते हैं, ठीक है, मुझे भी ले साओलॉन्ग का सजेशन काफी अच्छा लगा और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो 4 स्टार के डाउडी जिनका फाउंडेशन काफी अच्छा है वो टैलेंटेड लोग होंगे, और अगर वो जियो क्लेन की सेवा कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। पैट्रियार्ट जो आप क्या सोचते हैं? जो यान भी ले साओलॉन्ग के सजेशन से काफी एग्री था। तो चलो